नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप अपने निवेश को लेकर अच्छी खासी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी न किसी वजह से क्या आपके निवेश की गाड़ी पटरी से डिरेल हो जाती है? क्या वजह है जब आपका जो निवेश है वो तमाम प्लानिंग करने के बावजूद सटीक और बेहतरीन रिटर्न नहीं देता है? इसी पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। उन गलतियों की बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाती है। उन फैसलों की बात करेंगे जो अगर आप न लें तो आपका पोर्टफोलियो लंबे समय तक आपको बेहतर मुनाफा कमाकर दे सकता है। हमारे साथ आज है हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। हेमंत जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका आज मनी गुरु में। और आमतौर पर लोग अपने निवेश को लेकर काफी अच्छी खासी प्लानिंग करते हैं और बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान तैयार करते हैं कि चलिए अब तो हमारे इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होगा। लेकिन इन सब के बावजूद कई बार हमारा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करने लगता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो के अंडर परफॉर्मेंस के कारक बनते हैं? जी स्वाति, बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स अभी, स्पेशली अगर हम मार्केट लिंक प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड्स के हैं वहां पे इन्वेस्ट करने की बात करें तो काफी बदलाव आया है। एक समय ऐसा था जब जब भी उनको लगता था कि अगर इक्विटी मार्केट अच्छा है तो वहां पे कर दिया, डेट मार्केट अच्छा करा तो वहां पे कर दिया। आई थिंक उसमें काफी बदलाव आया है। अभी इन्वेस्टर जो है वो अच्छे से प्लान करते हैं, अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं और कितना समय है उनके पास, जो हमेशा हम कहते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, और उसके बेसिस पे वो अपना एक एसेट एलोकेशन मॉडल भी फॉलो करते हैं। तो देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तरफ तो ये है जो प्लानिंग आपने की कि आपने, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की, आपने प्लान किया कि कितना पैसा अगर हम शॉर्ट टर्म में डाल रहे हैं तो उसे कैपिटल सेफ्टी पे ध्यान दें, मीडियम टर्म में अगर हम डाल रहे हैं तो फिर हम सेफ्टी और ग्रोथ को देखें, और लॉन्ग टर्म में डाल रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न पाएं, इसीलिए हम शायद इक्विटी में जाते हैं। तो प्लानिंग बिल्कुल वहां तक सही है। अब उसका दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उसका एग्जीक्यूशन भी सही होना चाहिए। यानी आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि कितना पैसा आपका डिफरेंट एसेट क्लासेस में जाएगा, बट क्या आपने उन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की जो स्ट्रेटजी है वो सही चुनी है? क्या उनमें जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपने चुनी है क्या वो सही चुनी है? वहां पे काफी बार गलतियां होती हैं। और इनफैक्ट गलतियां तो क्या ही होती हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट, जो मैं कहूंगा जो इन्वेस्टर जनरली हमने देखा कि गलतियां करते हैं, वो एक तो सबसे बड़ी देखी हमने कि एक ही फंड हाउस के बहुत सारी स्कीम्स में डाल दिया, स्पेशली अगर हम इक्विटी की बात करें, वो एक इशू होता है। दूसरा ये कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के बहुत सारे एग्रेसिव फंड्स के अंदर पैसा डाल दिया। और तीसरा ये कि आपने टाइम होराइजन एक डिसाइड नहीं किया, और आपको लगता है कि चलिए हम हर साल फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे देखेंगे हमारी एसआईपी कैसे कर रही है, उसके हिसाब से हम चुनते हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स काफी बार करते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी पूरी प्लानिंग होने के बावजूद भी आपको जिस तरह का रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि प्लान करें और साथ में ये भी देखें कि जो एग्जीक्यूशन है उसका वो भी सही तरीके से करें, यानी फंड सिलेक्शन सही हो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो आपकी है वो सही हो। तो अगर ये कुछ चीजें हैं, इन पे अगर आप ध्यान दें तो डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स हैं पोर्टफोलियो से वो कहीं बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो एक पॉइंट यहाँ पर बोला हेमंत जी, वो ये है कि एक ही फंड हाउस के मल्टीपल फंड्स अपने कैटेगरी, अपने पोर्टफोलियो में कई बार निवेशक ऐड कर लेते हैं। क्यों ये ठीक नहीं माना जाता? वो ये क्या रिस्क लेकर आता है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जितने भी सवाल हमारे पास आते हैं उसमें आम तौर पर देखा गया है कि एक पर्टिकुलर फंड हाउस के कम से कम 2-3 फंड में निवेशकों का निवेश होता है, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप कम से कम इस एएमसी रिस्क से बचिए। ये जो एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिस्क होता है, ये पोर्टफोलियो के लिए क्या नुकसानदायक है? देखिए, बिल्कुल सही है। देखिए स्वाति, यहाँ पे आपको हम जब बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा फंड है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आई थिंक हम बात कर रहे हैं कि एक ही एसेट क्लास के अंदर। देखिए, हो सकता है कि आपका एक दो फंड आपके पास इक्विटी के हों, हाइब्रिड के हों, डेट के हों, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फिलोसफी अलग होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमने देखा है कि किसी फंड हाउस के, जनरली क्या होता है कि एक फंड हाउस की फिलोसफी होती है, उसके ऊपर डिफरेंट जो फंड मैनेजर्स हैं उनका अपना एक स्टाइल होता है,
तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बन के एक परफॉर्मेंस बनती है। तो कभी-कभी मैंने देखा है कि एक एक फंड हाउस के सारे फंड्स, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो, चाहे लार्ज एंड मिड हो, चाहे मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, वो अच्छा कर रहे होते हैं। तो उस समय पे इन्वेस्टर्स को लगता है कि क्योंकि ये सारे फंड अच्छे कर रहे हैं, तो हम क्यों ना सारे जो फंड हमको लेने हैं वो एक ही फंड हाउस के ले लें। और दूसरा कभी-कभी उसका कारण ये भी होता है कि हमारा एक कम्फर्ट होता है किसी ब्रांड के साथ। तो हमको लगता है कि नहीं, ये म्यूचुअल फंड के फंड हमको अच्छे लगते हैं, हम उसमें डाल देते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे क्या होता है कि जैसा मैंने कहा, एक फेज़ ऐसा आता है कि सारे के सारे फंड उस पर्टिकुलर एसेट क्लास के अच्छा कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर हम बात करें लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सब में लार्ज कैप का हिस्सा है। तो एक फंड फिलॉसफी होती है, एक फंड स्ट्रैटेजी होती है, वो अच्छा कर रही है तो आप देखेंगे ओवरऑल, क्योंकि वो जो फंड मैनेजर है वो एक इन हाउस फिलॉसफी भी फॉलो करते हैं, तो ये सारे फंड अच्छा करेंगे। बट अगर वहाँ पे कुछ गलत हो जाए या डिसीजन सही ना हो, या हो सकता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में या जो आपकी फिलॉसफी है वो कब पर्टिकुलर काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा कि आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है आपके पोर्टफोलियो का वो काम नहीं करेगा। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 40 से ज़्यादा, करीब-करीब 44 म्यूचुअल फंड्स हैं। डिफरेंट फंड हाउसेस के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं। जब आपके पास एज एन इन्वेस्टर ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अलग-अलग तरह की स्ट्रेटजी फिलॉसफी को चुनें, तो आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक ही फंड में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना, जैसे मैंने कहा, अगर वो स्टाइल नहीं काम कर रहा, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन आपके पोर्टफोलियो का काम नहीं करेगा। तो जब आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप एक फंड हाउस से थोड़ा आगे जाके देखिए, आपको बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगी, तो आप उस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाइए, ताकि एक ही फंड स्टाइल और फिलॉसफी पे आपका पोर्टफोलियो डिपेंडेंट ना हो। और अगर वो काम नहीं कर रही तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपके पोर्टफोलियो पे ना पड़े। ओके, ये तो हो गई बात कि एक ही एएमसी के बहुत सारे फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना। एक और जो परेशानी है, या कह सकते हैं रिस्क, या फिर मिस्टेक, जो कि हम यूजुअली पोर्टफोलियोज में देखते हैं, वो ये होता है बहुत सारे फंड में इन्वेस्ट करना। मतलब निवेशकों को लगता है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा फंड में अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे तो शायद उनका रिस्क बढ़ जाए। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लेकिन ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन जब हो जाता है तो वो हमारे पोर्टफोलियो में किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? ये फिर से अगेन ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके फायदे बहुत कम है, उसके नुकसान ज्यादा है। देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि जब हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या मेरे पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 या 5 फंड होने चाहिए? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले बात की कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो, आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेट में, मीडियम टर्म का आपका हाइब्रिड में जाता है, लॉन्ग टर्म का पैसा आपका इक्विटी में जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द पोर्टफोलियो, डिपेंडिंग ऑन कितने गोल्स हैं आपके, आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने वाले अलग-अलग फंड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 या 5 फंड होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी आपके लिए काम नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, क्योंकि आप जैसे लाखों हज़ारों इन्वेस्टर्स उस फंड में होते हैं, तो आप छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन और इन्वेस्टर्स भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको डाइवर्सिफिकेशन इसलिए मिलता है, एक तो वहाँ से मिलता है, दूसरा आपका जो पैसा है वो 40-50 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, डिफरेंट सेक्टर्स में होता है और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फिलॉसफी में होता है, तो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। प्रॉब्लम ओवर डाइवर्सिफिकेशन की कहाँ होती है, जब आप एक ही गोल में बहुत सारे फंड रखते हैं। हमने देखा है कि एक गोल में मान लीजिए 10-15 हज़ार की एसआईपी कर रहे हैं, तो 12-15 फंड ले लिए, तो उसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, बिकॉज़ एक ही तरह के फंड रखते हैं आप। मान लीजिए 5 या 6 लार्ज कैप फंड आपने रख लिए, तो अगर लार्ज कैप अच्छा नहीं करा तो सारे के सारे फंड अच्छा नहीं करेंगे। मिड कैप के बहुत सारे फंड ले लिए, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। आई थिंक ओवर डाइवर्सिफिकेशन जब आप एक गोल में करते हो, तब उसकी प्रॉब्लम ये है, एक तो जैसा मैंने कहा कि एक जैसे फंड बन जाते हैं, उसकी जो रिएक्शन है वो एक जैसी होती है। दूसरा, उसको मॉनिटरिंग करने में प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि नॉन परफॉर्मिंग फंड भी आपके पोर्टफोलियो में बने रहते हैं, तो जो अच्छे फंड कर रहे हैं, वो आपके पास हैं, लेकिन एडिक्वेट मात्रा में नहीं है, यानी उनमें प्रोपोर्शन ठीक नहीं है। तो क्या हो गया कि आपको फंड का अच्छा फ़ायदा भी नहीं हुआ, लेकिन जो नॉन परफॉर्मिंग फंड है, वो आपके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को नीचे लेके जाते हैं। तो आई थिंक वो ध्यान रखिए कि एक ही गोल में एक ही तरह के बहुत सारे फंड मत रखिए। इनफैक्ट अगर मान लीजिए आप रिटायरमेंट प्लान का अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो 3 या 4 फंड रखें, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट स्ट्रेटजीज का बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 के लिए 15,000 के लिए 15 फंड रखने। तो आई थिंक वो एक गलती है जो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए, ये समझ के कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। ओके।
और एक और खास जो फाइंडिंग है यूजुअली हमारी निवेशकों के पोर्टफोलियो को लेकर, वो ये कि एक पर्टिकुलर मार्केट साइकिल में अच्छा रिटर्न कमाने के लिए उस समय कौन सी कैटेगरी अच्छा कर रही है उसमें निवेश करना, या फिर कहां पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है। अब उस चक्कर में हमने देखा कि सेक्टोरल फंड्स में निवेश लोग करना शुरू कर देते हैं, थीमेटिक फंड्स में करना शुरू कर देते हैं, स्मॉल कैप में जो कितना ज्यादा वॉलेटाइल कैटेगरी है उसमें निवेश कर लेते हैं। और निवेश करने में कोई बुराई नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा निवेश करना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना, एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो एक तो होता कैसा है, और पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज तक किसी को जोखिम लेना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो आपने कहा। देखिए, हमने बहुत सारे पोर्टफोलियो ऐसे देखे हैं जहां पे इन्वेस्टर जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लग रहा है अगर मैं रिस्क ले ही रहा हूं तो थोड़ा सा और रिस्क लेके क्यों ना अपने पोर्टफोलियो को एग्रेसिव बनाऊं। बट आई थिंक एज एन इन्वेस्टर हम ये भूल जाते हैं कि ज्यादा एग्रेसिव होने का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। जिस तरह की फंड कैटेगरीज की आपने बात की, चाहे वो थीमेटिक फंड हो या सेक्टर फंड्स हो, देखिए उनमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो है वो ब्रॉडली जो डाइवर्सिफाइड फंड है उसके मुकाबले में बहुत ही नैरो रहता है, और उसी वजह से हम देखते हैं कि उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये चाहे सेक्टर फंड हो, चाहे थीमेटिक फंड हो, चाहे वो स्मॉल कैप फंड्स हो, उन सभी में पोटेंशियल है कि वो ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से बेहतर रिटर्न दें। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये मैच करना होगा, ये देखना होगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। क्या आप इंक्रीज़ वोलेटिलिटी के लिए तैयार हैं? क्या आप इन फंड्स में बहुत ज़्यादा बड़े प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो? जिससे क्या होता है कि आप अपने जो डिफाइंड रिस्क लेवल है, उससे कहीं ज़्यादा आप आगे अपने पोर्टफोलियो को ले जाते हो। तो इम्पोर्टेंट है जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, तो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि 3 सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का एक्सपोज़र होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं न कहीं आपका जो बायस्ड है वो लार्ज कैप पे होना चाहिए, और जो एग्रेसिव फिलॉसफीज़ हैं या जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे मैंने पहले कहा, वो गारंटी नहीं देंगी कि आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। तो आप समझिए, जब तक आप इनके रिस्क, जो अटेंडेंट रिस्क है, उनको नहीं समझते हैं, तब तक इन पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, और चाहे तो अवॉइड कीजिए। क्योंकि ये आप मत भूलिए कि अगर किसी सेक्टर में पोटेंशियल है, किसी थीम में पोटेंशियल है, तो आपका फंड अगर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपके फंड मैनेजर को पता है। सबसे बड़ा फायदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ये है कि आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने फंड मैनेजर को दी है, तो आप वो जो कर रहे हैं, उसको अपने लेवल पे रेप्लिकेट करने की कोशिश मत कीजिए। आप सिर्फ एलोकेशन कीजिए, जो भी बदलाव करने हैं, वो करेंगे। अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि वो आपको जब अपॉर्च्युनिटीज़ हों, का फ़ायदा मत दें। तो आई थिंक ये जो एग्रेसिव फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के, ये कहीं न कहीं आपके पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ाता है, और उसमें अच्छे परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि एक वेल बैलेंस्ड और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। और बिना अपने टाइम होराइजन को सेट किए हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, उसमें भी क्या कोई रिस्क है? बहुत ज़्यादा रिस्क है स्वाति। इनफैक्ट देखिए क्या होता है कि जब मैंने बात की कि आप जब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो, तो आप एक एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हो, यानी आप लॉन्ग टर्म का पैसा जो है वो इक्विटी को दे रहे हो। अब मान लीजिए आपका जो टाइम होराइज़न है वो 10 से 15 साल है। लेकिन जब आप एसआईपी के लिए साइन अप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप 1 साल के लिए कर रहे हो या 2 साल के लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आप ये देखना चाहते हो कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, आप ये देखते हो कि मेरी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी है, और फिर जाके आप बाद में उसको बढ़ाएँगे। होता क्या है देखिए, जब मार्केट अच्छा कर रही होगी, 1 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसको कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है वो फंड ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो या आपको इतना सूटेबल ना हो। उस दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मार्केट की परफॉर्मेंस उस पीरियड में अच्छी नहीं है, हालाँकि वहाँ पे आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि आप लोअर लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एवरेजिंग कर रहे हो, जिसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में होगा। लेकिन आप कहीं न कहीं डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको लगेगा या तो बहुत कम रिटर्न है या तो नेगेटिव रिटर्न है। आई थिंक कहीं न कहीं हमें ये समझना है कि अगर हमारे पास 10 से 15 साल का समय है, तो आपकी जो कमिटमेंट है वो लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक्स फंड से शुरुआत की, तो 15 साल के बाद उसी फंड से बाहर निकलना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मॉनिटरिंग कीजिए, अपने फंड्स को टाइम दीजिए। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कि हम हर साल उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करेंगे या अपनी एलोकेशन को एनालाइज़ करेंगे, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके माइंड में इक्विटी और उसके पोटेंशियल के बारे में डाउट रखता है। तो आई थिंक इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। अगर आपका टाइम होराइज़न बहुत क्लियर है, फंड आपने अच्छे चुने हैं, क्योंकि आधा काम तो आपका फंड अच्छे चुनने से ही हो जाता है। मॉनिटरिंग कीजिए, लेकिन कमिटमेंट जो है लॉन्ग टर्म कीजिए, ताकि समय-समय पे आप ये कंपेल फील ना करें कि आपको इसमें चेंजेस करने हैं।
मनी गुरु में आज हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी और एक कॉलर भी हमारे साथ हैं तेज प्रकाश लवानिया राजस्थान से। तेज प्रकाश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर अपना सवाल हमसे जानना चाह रहे थे। कुछ डिटेल्स आपने हमें भेजी हैं, थोड़ा सा और बताएंगे कब से आप ये निवेश कर रहे हैं और क्या टारगेट है आपका? एक्चुअली मैडम, नमस्कार मैडम। मैं 2015 से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ SIP में। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लगभग 45 मेरी एज है और मैं आगे फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से इसमें सोच रहा हूँ। एक तो मेरे दो पर्सपेक्टिव है, मेन तो मेरा रिटायरमेंट और सेकंड मेरा बच्चों का एजुकेशन के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली तो रिटायरमेंट तो आपने लिखा 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए और अभी आप कुल 3 फंड में 5,000 की SIP भी कर रहे हैं आप। उसके अलावा GPF में 5,000 का आपका कंट्रीब्यूशन है, स्टेट इंश्योरेंस में 7,000 रुपए आप डालते हैं। बच्चों की पढ़ाई का कितने टाइम के बाद आपको कितनी अमाउंट चाहिए ये आपने मेंशन नहीं किया, आप बताएंगे? एक्चुअली मुझे लगभग 10 ईयर्स बाद में एटलीस्ट मुझे ओवरऑल बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के हिसाब से मैं सोचा हूँ एडिशनल जो रिटायरमेंट के लिए मुझे बेनिफिट चाहिए वो लगभग 1 करोड़ के आसपास चाहिए मैडम। तो 15 साल में तो 1 करोड़ रुपए आपको सिर्फ रिटायरमेंट के लिए चाहिए। 10 साल के बाद आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अमाउंट रखा है? एक्चुअली मेरा 10 साल की जो सेविंग है वो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ तो मुझे 15 ईयर्स में 1 करोड़ रुपीज तो चाहिए मैडम। ओके, ठीक है। और कुछ और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं? अभी तो आप सिर्फ 3 फंड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ और फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे और कितना बढ़ा सकते हैं? मुझे मंथली और कितना बढ़ाना चाहिए, लगभग मैं 15,000 के आसपास और मंथली इंक्रीज कर सकता हूँ। मतलब कुल 15,000 रुपए आप निवेश कर सकते हैं ना? जी जी जी। ओके हेमंत जी, अभी तो 5,000 रुपए कर रहे हैं, इसमें और 10,000 रुपए बढ़ा सकते हैं, 15,000 का इन्वेस्टमेंट और ये कर सकते हैं। इसके अलावा इनके कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। कह रहे हैं कि 10 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ अमाउंट इनके पास है जिससे शायद वो टारगेट पूरा कर लें, लेकिन मेन इनका रिटायरमेंट प्लानिंग है 1 करोड़ रुपए 15 साल के बाद। तो अगर हम 15,000 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ रुपए 15 साल में ये मौजूदा निवेश काफी है इनका? स्वाति, देखिए, इन्होंने जैसे कहा कि इनका जो मेन गोल है वो 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है और 15 साल का इनके पास समय है। तो अगर हम इतने लंबे समय के लिए मान लीजिए हम 12% का अगर एनुअलाइज रिटर्न मान के चलते हैं तो करीब इनको 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। अब इशू ये है कि इनकी जो 5,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो इक्विटी फंड्स में है और 5,000 जो है वो प्रोविडेंट फंड में वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से वो आगे जो है पैसा वो बढ़ता जाएगा, बट क्योंकि वहां पे 12% का रिटर्न नहीं मिलेगा तो जो गैप अभी है वो 10,000 का नहीं होगा, मेरे हिसाब से करीब करीब 12,000 का गैप होगा ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो अगर अपनी ये SIP 12,000 की इक्विटी फंड में बढ़ा दे तो और ये उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, जैसे मैंने कहा कि अगर आगे इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ेगा, अभी काफी लंबा समय है, आई एम श्योर आगे जाके इनके पास कैपेसिटी होगी ये और थोड़ा बढ़ाए, तो बढ़ाते रहे, क्योंकि कभी कभी ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना लगेगा, आपकी खुद की रिटायरमेंट के लिए कितना लगेगा। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पहला आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कितना एडिशनल मुझे इन्वेस्ट करना अपने गोल का, जैसे मैंने कहा 12,000 वो तो आप कीजिए, और एक कोशिश कीजिए कि आगे जाके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट को अपने बढ़ाते रहें ताकि आपके लार्जर कॉर्पस आप बना सकें। आई थिंक ये इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी इन टर्म्स ऑफ कितना पैसा इनको इन्वेस्ट करना है। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, आई थिंक निपॉन का इन्होंने फंड का नाम नहीं बताया है, अगर ये नाम बता सके तो मैं बता सकता हूँ कि वो सही है या नहीं है। बाकी दोनों फंड जो है वो इनके पोर्टफोलियो में सही है, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तेज प्रकाश जी, निपॉन का कौन सा फंड आपके पास है, ये एग्जैक्टली बताएंगे? ग्रोथ फंड है मैडम, ग्रोथ फंड। हाँ, तो आई थिंक ग्रोथ फंड की परफॉर्मेंस, इंडिया ग्रोथ फंड। जी जी जी। हाँ, तो स्वाति आई थिंक वो अच्छा फंड है, वो डेफिनेटली उसमें बने रह सकते हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आप मान लीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको
एक या दो फंड और ऐड करने पड़ेंगे। वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आप ऐड कर सकते हो, जैसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग या फिर कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी। इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में बनाइए। मुझे लगता है वो सही बैलेंस रहेगा, और जैसा मैंने कहा, कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। ओके, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है तेज प्रकाश जी। 15,000 तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन उससे और बढ़ोतरी करनी है। थोड़ा थोड़ा टाइमली अब आप उसको बढ़ाते रहिए, आप डेफिनेटली अपने गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। सौरभ मल्होत्रा भी इस वक्त हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। सौरभ, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में। आप रिटायरमेंट की आप भी प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स बताएंगे कब से आप ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, दिस इज मेजर सौरभ मल्होत्रा। एक्चुअली मैम मेरी पिक्यूलियर कंडीशन ये है कि इन डिफेंस वी रिटायर एट द एज ऑफ 54 एंड अभी आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे पास 16 ईयर्स हैं फॉर रिटायरमेंट। एंड मेरे पास मैं Okay, इससे पहले मैम इक्विटी का मेरा पोर्टफोलियो है, 3 लाख रुपए के आसपास मैंने इक्विटी कर रखा है। एंड सोवरन गोल्ड बॉन्ड की 2 ट्रांचेस Okay. मैंने ली हुई हैं 50,000 की, तो 1 लाख रुपए उसमें है। एंड एनपीएस मैंने पिछले 3 साल से 50,000 रुपए साल का एनपीएस में है। तो अभी मैंने म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन शुरू किया है मैम, लास्ट मंथ से ओनली। तो मैंने 10 म्यूचुअल हैं जिनमें से कि मैं 1-1 हजार रुपया म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ। तो अब मेरा टारगेट है बाय एज ऑफ नहीं रिटायर, तो मेरे पास 3 करोड़ का कॉर्पस हो, सो दैट कि मेरे को तकरीबन 1.5 लाख रुपए महीने के आसपास जो है रिटायरमेंट के टाइम पे एक पेंशन मंथली आने लग जाएगी। तो इज माई पोर्टफोलियो करेक्ट, या मुझे कुछ चेंजेस करनी है? और जो मेरे म्यूचुअल फंड रहेंगे, आर दे इन द राइट डायरेक्शन, या मुझे चेंज करना चाहिए? ये जो 10 फंड आपने चुने हैं सौरभ, जी, ये किसी की सलाह पर चुने हैं या खुद से सिलेक्ट किए हैं अपने पोर्टफोलियो में? नहीं, मैं खुद से सिलेक्ट किए मैंने। खुद से सिलेक्ट किए हैं, जी, ओके। मतलब मेरा 10 फंड क्राइटेरिया ये आपके लिए था अलग मैं अलग जो आपने अपना जी, मैंने बोलिए, 2 लार्ज एंड मिड कैप लिए, एक मिड कैप लिया, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, 2 स्मॉल एंड सेक्टोरल फंड में 2 डिजिटल और 1 बैंकिंग। ओके, ठीक है। तो आपने इस क्राइटेरिया के तहत अपने फंड को सिलेक्ट किया है। चलिए एक्सपर्ट से पूछते हैं आपका सिलेक्शन कैसा है। हेमंत जी बताइए, आई थिंक इन्फॉर्मेशन हमारे पास सब है जो सौरभ ने हमें बताई है। कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो, और अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए सही राह पर रहे? स्वाति, देखिए, इससे पहले कि हम इनके फंड्स को एनालाइज करें, उन्होंने जैसा कहा कि 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 10 फंड हैं। हम शायद थोड़े समय पहले ही हमने ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात की, उस पर हम बाद में आते हैं। अगर हम इनके टारगेट की बात करें, इन्होंने कहा कि इनको 3 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, करीब करीब 16 साल का इनके पास समय है। इनका जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है, उसमें जीपीएफ भी है, उसमें एनपीएस भी है, उसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी हैं, और उसके अंदर ये जो एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आई थिंक जो इनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, और अगर ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, एसआईपी को भी कंटिन्यू करते हैं, हालांकि मुझे लगता है जो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो आगे और बढ़ता जाएगा, तो उसमें डेफिनेटली स्कोप है कि उनको ज्यादा मिले। बट अगर मैं करंट लेवल पे लेके चलूँ इसको, एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, तो मेरे हिसाब से इनका जो पोर्टफोलियो बनेगा 16 साल के बाद, वो करीब करीब 1 करोड़ 44 लाख का बनेगा। तो कहीं ना कहीं जैसा हम देख सकते हैं कि इनके पास गैप होगा करीब मोर देन 1.5 करोड़ से ज्यादा का। वहां तक पहुंचने के लिए उनको एडिशनल एसआईपी करने की जरूरत होगी, क्योंकि ज्यादा पैसा जो है अगर इक्विटी में जाएगा थ्रू एसआईपी, तभी जाके वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो करीब करीब उनको 27,000 की एसआईपी एडिशनल करनी होगी अपने वहां लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जैसा हम देख सकते हैं कि अभी जो इन्वेस्टमेंट है, जहां तक वो पहुंचेंगे और जहां वो पहुंचना चाहते हैं, दोनों के बीच में गैप है, उसके लिए उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब हम इनके फंड्स पे आते हैं। इन्होंने कहा 10 फंड्स हैं, इसमें स्मॉल कैप फंड भी हैं, सेक्टर फंड भी हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, इक्विटी बाय इटसेल्फ एग्रेसिव एसेट क्लास है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो। क्योंकि जब हम सेक्टर फंड की बात करते हैं, चाहे वो डिजिटल फंड हो या बैंकिंग फंड हो, देखिए कोई भी आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड पकड़ेंगे, वहां पे बैंकिंग में अच्छा खासा एक्सपोजर आपको मिलेगा, डिजिटल में भी आपको डिसेंट एक्सपोजर आपके एग्जिस्टिंग फंड से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। इनके लेवल की जो एसआईपी है इस समय पे, मुझे नहीं लगता कि उसमें 4 से ज्यादा फंड होने चाहिए, और उसमें सही लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन उनको मिल जाएगा। जैसे मेरे इमर्जिंग इक्विटी ब्लू चिप जो फंड है, उसमें वो 1,000 इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे मैक्सिमम आप 2,500 का कर सकते हैं, तो वो आप कीजिए। क्वांट का लार्ज एंड मिड है, उसमें आप 2,500 कीजिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो है, उसमें आप
2,500 कीजिए, और पीजीएम का जो मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है वहां पे आप 2,500 इन्वेस्ट कीजिए। तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट आप 4 फंड में कीजिए। आपको जिस तरह का एग्रेशन, जिस तरह का एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट में चाहिए वो आपको मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ज्यादा फंड रखने से ये थोड़ा नुकसान होता है, तो ये थोड़ा बदलाव कीजिए, और एक गैप है आपके पास, आपको उसको पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो डेफिनेटली आपको राय मिल चुकी है अपने फंड्स पर। जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत है उस पर ध्यान दीजिए और अपने निवेश को आगे बढ़ाते चलिए। सौरभ, ऑल द वेरी बेस्ट, और धन्यवाद आपका करेंगे हेमंत जी हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही।